क्या होता है जब एक छोटी सी मासूम आंखों में पला सपना किसी पत्थर दिल समझे जाने वाले इंसान की पूरी दुनिया को हिलाकर रख देता है? क्या ज्ञान सिर्फ ऊंची ऊंची इमारतों और बंद क्लासरूम की दीवारों के अंदर ही मिलता है, या वो सड़क किनारे जूते पॉलिश करने वाले एक बच्चे के बक्से में भी छिपा हो सकता है? ये कहानी एक ऐसे ही करोड़पति की है जिसके लिए दुनिया सिर्फ एक बाजार थी और इंसान उस बाजार का सामान, और एक ऐसे गरीब जूते पॉलिश करने वाले बच्चे की है जिसकी आंखों में भूख तो थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बड़ी एक प्यास थी, पढ़ने की प्यास, कुछ बनने की प्यास। जब उस करोड़पति ने अपनी शान के खिलाफ जाकर उस मामूली बच्चे के सामने अपने जूते झुकाए, तो उसने सोचा भी नहीं था कि वो सिर्फ अपने जूते नहीं बल्कि अपनी किस्मत को चमकाने जा रहा है। उस बच्चे ने उसे पैसे नहीं मांगे, उसने एक ऐसा सपना मांग लिया जिसे सुनकर वो अमीर आदमी हैरान रह गया। लेकिन उसे कहाँ पता था कि जिस सपने में वो आज पैसा लगा रहा है, वही सपना एक दिन उसका वो सहारा बनेगा जब उसकी अपनी औलादें उसकी दौलत की तरह ही उसे अकेला छोड़ जाएंगी। ये कहानी उस एक मुलाकात की है जिसने एक मोची को मसीहा बना दिया और एक करोड़पति को इंसानियत का सही मतलब सिखा दिया। मुंबई, वो शहर जो कभी सोता नहीं और जो किसी को सोने भी नहीं देता। यहाँ की हवा में दौलत की खनक भी है और गरीबी की सिसकियां भी। इसी शहर के सबसे पॉश, सबसे महंगे इलाके नरीमन पॉइंट में, जहाँ समंदर की लहरें भी शायद अमीरों के कदम चूमने आती हैं, वहीं सड़क के एक कोने में एक छोटी सी दुनिया और थी। ये दुनिया थी 10 साल के राजू की। राजू की दुनिया उसके लकड़ी के एक पुराने घिसे हुए बक्से में सिमटी हुई थी। वो बक्सा जिसमें जूते पॉलिश करने की डिब्बियां, पुराने ब्रश और फटे हुए कपड़े के टुकड़े थे, वही उसका पेट पालने का जरिया था। राजू एक यतीम था। 2 साल पहले एक बीमारी ने पहले उसकी माँ को और फिर गम में उसके पिता को भी उससे छीन लिया था। तब से वो अकेला था। दिन भर वो यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरने वाले साहबों के जूते चमकाता और रात में पास के रेलवे स्टेशन के किसी खाली कोने में अखबार ओढ़कर सो जाता। उसकी जिंदगी में अंधेरा तो था, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था, एक रोशनी थी, और वो रोशनी आती थी किताबों से। राजू को पढ़ने का जुनून था। उसके पिता, जो एक मामूली चपरासी थे, हमेशा कहते थे, बेटा, विद्या ही वो धन है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता। राजू ने अपने पिता की इस सीख को अपनी आत्मा में बसा लिया था। वो अपनी दिन भर की कमाई से पेट काटकर कुछ पैसे बचाता और हर हफ्ते पास की एक रद्दी की दुकान से कोई पुरानी सेकंड हैंड किताब खरीद लाता। जब भी उसे कोई ग्राहक नहीं मिलता तो वो अपने बक्से के पीछे छिपकर अपनी उस किताब की दुनिया में खो जाता। ये एक ऐसी ही चमचमाती हुई दोपहर थी। एक शानदार काले रंग की मर्सिडीज आकर रुकी। गाड़ी से एक बेहद अमीर और रौबदार दिखने वाला शख्स बाहर निकला। वो थे श्री बृजमोहन खन्ना, देश के सबसे बड़े टेक्सटाइल उद्योगपतियों में से एक। बृजमोहन खन्ना करीब 60 साल के एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी मेहनत से एक सल्तनत खड़ी की थी। लेकिन इस सफर में वो इतने सख्त और भावनाहीन हो गए थे कि उनके लिए हर चीज की कीमत सिर्फ पैसों में ही होती थी। आज उनका मूड बेहद खराब था। उनके महंगे इटालियन जूतों पर किसी ने पान की पीक थूक दी थी। उन्होंने नफरत से अपने जूतों की तरफ देखा और फिर उनकी नजर पड़ी सड़क के उस कोने में बैठे राजू पर। ऐ लड़के, इधर आ। उनकी आवाज में एक घमंड और एक हुक्म था। राजू, जो उस वक्त 10वीं कक्षा की विज्ञान की एक पुरानी किताब में खोया हुआ था, वो इंसान के शरीर की बनावट वाले चैप्टर में दिल की तस्वीर को ऐसे देख रहा था जैसे कोई खजाने का नक्शा देख रहा हो। यही तो डॉक्टर बनने की पहली सीढ़ी थी। साहब की आवाज सुनकर वो चौंक गया। उसने जल्दी से अपनी किताब को एक पुराने कपड़े के नीचे छिपाया और दौड़कर उनके पास पहुंचा। जी साहब, ये जूते साफ कर, बिल्कुल शीशे की तरह चमकने चाहिए। बृजमोहन खन्ना ने अपना पैर उसके लकड़ी के बक्से पर रखते हुए कहा। राजू चुपचाप अपने काम में लग गया। वो पूरी लगन से उन महंगे जूतों को चमकाने लगा। बृजमोहन खन्ना अपने फोन पर स्टॉक मार्केट का हाल देख रहे थे। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और राजू के बक्से पर रखा वो पुराना कपड़ा उड़ गया और उसके नीचे छुपी वो किताब खुलकर जमीन पर गिर पड़ी। बृजमोहन खन्ना की नजर उस किताब पर पड़ी। ये क्या है? राजू घबरा गया। उसे लगा साहब डांटेंगे कि काम के वक्त पढ़ रहा है। उसने जल्दी से किताब उठाई। कुछ नहीं साहब, वो बस। क्या पढ़ रहे थे? खन्ना साहब की आवाज में इस बार गुस्सा नहीं, एक हल्की सी हैरानी थी। राजू ने डरते डरते वो किताब उनकी तरफ बढ़ा दी। साहब, ये डॉक्टर बनने की पहली किताब है, उसने मासूमियत से कहा। खन्ना साहब ने किताब हाथ में ली। वो 10वीं कक्षा की विज्ञान की एक पुरानी फटी हुई किताब थी। उन्होंने उस बच्चे की आंखों में झांका और समझ गए कि इस बच्चे के लिए ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि उसके सपने का पहला पन्ना था। तुम डॉक्टर बनना चाहते हो? उन्हें अब हंसी नहीं बल्कि एक गहरी उत्सुकता हो रही थी। जी साहब,
राजू की पतली सी आवाज में एक ऐसा आत्मविश्वास और एक ऐसी सच्चाई थी जिसने खन्ना साहब को अंदर तक प्रभावित किया। मेरे माँ बाप बिना इलाज के मर गए, हमारे पास पैसे नहीं थे। मैं बड़ा होकर एक ऐसा डॉक्टर बनना चाहता हूं जो गरीबों का मुफ्त में इलाज करे, ताकि कोई और बच्चा मेरी तरह अनाथ ना हो। यह कहकर वो चुप हो गया। उसकी बड़ी बड़ी मासूम आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही एक जुनून था, एक ऐसी आग थी जो बृजमोहन खन्ना ने सालों से किसी की आंखों में नहीं देखी थी। ना अपने बड़े बड़े मैनेजरों की आंखों में और ना ही अपने उन दोनों बेटों की आंखों में जिन्होंने दुनिया की सबसे अच्छी तालीम दिलवाई थी। बृजमोहन खन्ना एक पल के लिए सब कुछ भूल गए। वो स्टॉक मार्केट, अपनी मीटिंग्स, अपनी दौलत, सब कुछ। उन्हें उस छोटे से धूल में सने हुए बच्चे में एक ऐसा कोहिनूर नजर आया जिसकी चमक उनके सल्तनत के हर हीरे से ज्यादा तेज थी। जूते पॉलिश हो चुके थे, वो शीशे की तरह चमक रहे थे। राजू ने कहा, हो गया साहब, 20 रुपए। बृजमोहन खन्ना ने अपनी जेब से बटुआ निकाला। उन्होंने इसमें से 2000 के नोटों की एक गड्डी निकाली और राजू के हाथ में रखते बोले, ये रखो। राजू ने हैरान होकर उन पैसों को देखा। नहीं साहब, ये तो बहुत ज्यादा है, मेरे पास छुट्टे नहीं है। मुझे छुट्टे नहीं चाहिए, और ये तुम्हारी पॉलिश की कीमत नहीं, तुम्हारे सपने की पहली किस्त है। उन्होंने कार्ड निकाला और राजू को देते हुए कहा, ये मेरा कार्ड है, कल सुबह ठीक 10 बजे इस पते पर आ जाना है, और हाँ, अपने इस बक्से और इन किताबों को भी साथ ले आना। ये कहकर वो अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। राजू वहीं खड़ा उन पैसों को, उस कार्ड को और उस अमीर अजनबी साहब को अविश्वास से देखता रहा। उसे लगा जैसे आज खुद भगवान एक ग्राहक बनकर उसके पास आए थे। अगली सुबह राजू डरते डरते उस कार्ड पर लिखे पते पर पहुंचा। वो एक विशाल आलीशान ऑफिस था, खन्ना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। राजू को सीधा बृजमोहन खन्ना के कैबिन में ले जाया गया। वो आलीशान कमरा देखकर राजू की आंखें फटी की फटी रह गईं। खन्ना साहब ने उसे अपने पास बिठाया। तो डॉक्टर राजू, क्या सोचा है तुमने? वो मुस्कुराए। राजू कुछ नहीं बोला, बस सिर झुकाए बैठा रहा। देखो बेटा, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता। उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत, लगन और एक सही रास्ते की जरूरत होती है, और मैं तुम्हें वो रास्ता दूंगा। उस दिन बृजमोहन खन्ना ने एक ऐसा फैसला किया जिसने उनके सारे स्टाफ को हैरान कर दिया। उन्होंने राजू को गोद ले लिया। नहीं, कानूनी तौर पर नहीं, बल्कि एक पिता के तौर पर। उन्होंने ऐलान किया कि आज से इस बच्चे की पढ़ाई की, इसके रहने की, इसकी हर जरूरत की जिम्मेदारी मेरी है। उन्होंने राजू का दाखिला शहर के सबसे अच्छे और सबसे महंगे बोर्डिंग स्कूल में करवा दिया। उन्होंने उसके लिए सबसे अच्छे ट्यूटर लगवा दिए। उन्होंने उसे सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि जिंदगी के उसूल भी सिखाए। राजू भी अपने इस नए पिता की उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरा। उसने अपनी जिंदगी की सारी ऊर्जा, अपना सारा समय सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई में लगा दिया। वो जानता था कि ये मौका उसे किस्मत ने और उसके उस फरिश्ते जैसे पिता ने दिया है, और वो इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। वो स्कूल में हमेशा अव्वल आता है। उसने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में पूरे शहर में टॉप किया। बृजमोहन खन्ना का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। उन्हें राजू में वो बेटा मिल गया था जिसकी ख्वाहिश वो हमेशा अपने सगे बेटों में देखते थे, लेकिन कभी पा नहीं सके। उनके अपने दोनों बेटे समीर और सुधीर अपने पिता के इस नए शौक से बहुत जलते थे। वो दोनों बहुत ही बिगड़ैल और घमंडी थे। उन्हें लगता था कि इस सड़क छाप लड़का उनकी सल्तनत में हिस्सेदार बनने आ गया है। वो अक्सर राजू को ताने देते, उसे अपमानित करते, आ गया मोची, आज किसके जूते चमकाएगा। लेकिन राजू कभी कोई जवाब नहीं देता। वो खामोशी से सब कुछ सह लेता, क्योंकि उसके लिए उसका सपना इन सब छोटी मोटी बातों से कहीं ज्यादा बड़ा था। समय का पहिया घूमता रहा। देखते ही देखते 15 साल गुजर गए। इन 15 सालों में राजू अब वो छोटा सा सहमा हुआ बच्चा नहीं, बल्कि 27 साल का एक लंबा, खूबसूरत और आत्मविश्वास से भरा हुआ नौजवान बन चुका था। वो अब सिर्फ राजू नहीं, बल्कि डॉक्टर राजू था। उसने देश के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज से गोल्ड मेडल के साथ अपनी सर्जरी की पढ़ाई पूरी की थी। जिस दिन उसका फाइनल रिजल्ट आया और उसे अपनी डिग्री मिली, उस दिन वो किसी बड़े अस्पताल में नौकरी ढूंढने की बजाय सीधा बृजमोहन खन्ना के पास पहुंचा। वो उनके पैरों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से खुशी और कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। पापा, आज आपका सपना पूरा हो गया। आज आपका ये मोची डॉक्टर बन गया। बृजमोहन खन्ना, जो अब बूढ़े और कमजोर हो चले थे, उन्होंने अपने बेटे को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। नहीं बेटे, आज मेरा नहीं तुम्हारा सपना पूरा हुआ है, और मुझे तुम पर गर्व है। उस दिन बृजमोहन खन्ना ने अपने पैसों से शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और आधुनिक सुविधाओं से लैस चैरिटेबल हॉस्पिटल बनवाया।
और उस अस्पताल का डायरेक्टर उन्होंने किसी बड़े अनुभवी डॉक्टर को नहीं बल्कि अपने बेटे डॉक्टर राजू को बनाया। उस अस्पताल का नाम था माँ बाप चैरिटेबल हॉस्पिटल और उसके बाहर एक बड़े से बोर्ड पर लिखा था, यहाँ हर गरीब और लाचार का इलाज मुफ्त में किया जाता है। डॉक्टर राजू ने अपनी जिंदगी अपने उस सपने को पूरा करने में लगा दी जो उसने सालों पहले सड़क किनारे बैठकर देखा था। वो दिन रात बिना थके गरीबों की सेवा करता। उसके लिए हर मरीज खुद भगवान का रूप था। अपनी कॉम्पिटेंस और अपनी नेकी की वजह से वो जल्द ही पूरे शहर में एक मसीहा के तौर पर जाने लगा। और दूसरी तरफ बृजमोहन खन्ना की अपनी दुनिया धीरे धीरे बिखर रही थी। उनके दोनों सगे बेटे समीर और सुधीर अय्याश और नाकारा निकले। उन्होंने अपने पिता की मेहनत की कमाई को सट्टे, शराब और अपनी फिजूल खर्ची में उड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने बिजनेस में कभी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। बृजमोहन खन्ना ने उन्हें सुधारने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे। आखिरकार जब उनकी सेहत गिरने लगी तो उन्होंने एक दिन धोखे से अपने पिता से बिजनेस और सारी प्रॉपर्टी के कागजातों पर दस्तखत करवा लिए और जिस दिन सारी सल्तनत उनके नाम हो गई उस दिन उन्होंने अपने बूढ़े बीमार पिता को उसी आलीशान बंगले से बाहर निकाल दिया जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से बनाया था। अब आपकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है ओल्ड मैन, जाइए अपने उस मोची बेटे के पास रहिए जो आपको इतना ही प्यारा है। बृजमोहन खन्ना के पैरों तले की जमीन खिसक गए, वो टूट गए, बिखर गए। वो इंसान जिसने हजारों लोगों को रोजगार दिया था आज वो खुद अपनी ही औलादों की वजह से सड़क पर आ गया था। वो बेबस, लाचार, अपनी बची खुची हिम्मत समेटकर एक टैक्सी में बैठकर उस एक ही पते की तरफ चल पड़े जहां उन्हें उम्मीद की आखिरी किरण नजर आ रही थी, माँ बाप चैरिटेबल हॉस्पिटल। जब डॉक्टर राजू ने अपने पिता, अपने भगवान को एक थके हुए, हारे हुए, बेबस इंसान के रूप में अपने अस्पताल के दरवाजे पर खड़ा देखा तो उसका दिल फट गया। वो दौड़ कर गया और अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा। पापा, आप इस हालत में? बृजमोहन खन्ना कुछ नहीं बोले, बस रोते रहे। राजू सब कुछ समझ गया। वो उन्हें सहारा देकर अपने केबिन में ले गया और फिर जो उसने किया उसने एक बार फिर सबको हैरान कर दिया। उसने तुरंत शहर के सबसे बड़े वकीलों को फोन किया। उसने अपने पिता के धोखेबाज बेटों के खिलाफ धोखाधड़ी और अपने पिता की संपत्ति पर अवैध कब्जा करने का मुकदमा दायर कर दिया। लेकिन वो सिर्फ यही नहीं रुका, वो अपने पिता को लेकर अपने खूबसूरत से बड़े से घर गया। उसने अपनी पत्नी और बच्चों से कहा, आज से दादाजी हमारे साथ ही रहेंगे। ये घर, ये इज्जत, ये जिंदगी सब कुछ इन्हीं की देन है और आज से इनकी सेवा करना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। कानून ने अपना काम किया। समीर और सुधीर को उनके गुनाहों की सजा मिली और बृजमोहन खन्ना को उनकी सल्तनत वापस मिल गई। लेकिन अब उन्होंने वो सल्तनत खुद नहीं संभाली। उन्होंने अपनी पूरी जायदाद, अपना पूरा कारोबार एक ट्रस्ट के नाम कर दिया और उस ट्रस्ट का चेयरमैन उन्होंने अपने एक लौते सच्चे बेटे डॉक्टर राजू को बना दिया। बृजमोहन खन्ना ने अपनी बाकी की जिंदगी अपने उस बेटे, अपनी बहू और अपने पोते पोतियों के साथ प्यार और सुकून से गुजारी। वो अक्सर अपने पोतों को एक जूते पॉलिश करने वाले बच्चे और एक अमीर घमंडी आदमी की कहानी सुनाते और कहते, बेटा, जिंदगी में सबसे बड़ा निवेश पैसों में या बिजनेस में नहीं बल्कि एक इंसान के सपने में होता है, क्योंकि वही एक ऐसा निवेश है जो जब लौट कर आता है तो आपको दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना देता है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि नेकी का एक छोटा सा बीज भी अगर सही जमीन पर बोया जाए तो वो एक दिन एक ऐसा घना पेड़ बन सकता है जो आपको जिंदगी की हर धूप से बचा सकता है। बृजमोहन खन्ना ने एक बच्चे के सपने को सींचा और उस सपने ने उनके बुढ़ापे को सहारा दिया। ये कहानी उन औलादों को भी एक सबक सिखाती है जो अपने माँ बाप को सिर्फ एक जिम्मेदारी समझते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको इस कहानी का सबसे प्रेरणादायक पल कौन सा लगा। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इंसानियत और सच्ची सेवा का ये संदेश हर किसी तक पहुंच सके। और ऐसी ही और दिल को छू लेने वाली सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।